Hello dear friends, we are live now and let's begin without getting late. तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की डियर। तो आप सभी जितने लोग जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर करेंगे अपने मित्रों तक और हम बढ़ेंगे डियर आगे। तो एक बार आपका कमेंट ले लेते हैं जो लोग भी जुड़ गए हैं। सर आइएगा ज़रूर, बिल्कुल आएंगे क्योंकि आने के लिए ही हम हैं। ठीक है, आप सभी का सहयोग होना चाहिए डियर। ठीक है, गुड इवनिंग है प्रियंका और आरोही। आप सभी सेशन को शेयर करिए डियर। ठीक है, सेशन को शेयर करिए जोरदार तरीके से। ये आपका प्रथम कर्तव्य जो हमने आपको हमेशा बताया है कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, आप अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम जो एल्टी ग्रेड है डियर, एल्टी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट 14 पर जो आपके कहीं ना कहीं के PYQs हैं या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, लग जाइए, सब लोग ध्यान से अच्छे से आंसर करेंगे, है ना। और लास्ट में आप लोग काउंट करेंगे कि मैंने कितना सही किया है। ठीक है, और आप आंसर जो करेंगे जैसा हमेशा करते आए हैं नंबरिंग के साथ। क्या करना है डियर, फर्स्ट का ABC जो भी है आप लोग नंबरिंग के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आपके हेरोल्ड आ गए भाई। हु इज हेरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस। तो ये डियर जो गाल्सवर्दी है आपके गाल्सवर्दी की जो जस्टिस है, ठीक है, गाल्सवर्दी की जो जस्टिस है डियर वो आई थी 1910 में। ठीक है, 1910 में जो काफ़ी फेमस रहा इनका। और जॉन गाल्सवर्दी की बात करें तो डियर ये आपके ऐसे राइटर्स रहे हैं जो सिस्टम में चल रही खामियों को अपने प्लेस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल अभय और मारिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो जस्टिस था, ठीक है, जो गवर्नमेंट काउंसिल था उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये जो है हेरोल्ड क्लीवर जो थे एक क्या थे, प्रोसिक्यूटर इन विलियम फाल्डर्स ट्रायल, मतलब गवर्नमेंट काउंसिल कह सकते हैं, डिफेंस काउंसिल नहीं। ठीक है, कौन था, गवर्नमेंट काउंसिल था जो उसको डिफेंड किया था। ठीक है, किसका प्रोसिक्यूटर था, फाल्डर का। ठीक है, तो फाल्डर आपको याद होगा इस प्ले का। ठीक है, तो आई थिंक आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ना तो वो काउंसिल डिफेंस काउंसिल था, ना ही जज था, और ना ही मैनेजिंग क्लर्क था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर डियर। सेकंड क्या कह रहा है, इन जॉन ड्राइडेन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ठीक है, क्या है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, हु अमंग the characters represents Dryden's own views on drama and literary criticism। आपका लिसिडस है, यूजेनियस है, नियंडर है, क्राइट्स है। ठीक है, चलिए तो राजपाल, मारिया, अभय, आर्यन सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, सबके आंसर आ जाने चाहिए और बेहतर तरीके से आप लोग आंसर करेंगे। तो आपके जो जॉन ड्राइडेन भाई साहब थे, ठीक है, जॉन ड्राइडेन जो जस्ट जॉन डन के बाद आते हैं। कौन, जॉन डन की डेथ होती है डियर। ठीक है, और इनकी बर्थ होती है आई थिंक 1631 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा, 1631। ठीक है, और ये जाते हैं आपके अप्रॉक्सीमेटली पूरा सेंचुरी पूरा कर देते हैं, जिनको ड्राइडेन एज भी कहा जाता है ना, 1700 तक। ठीक है, Who among the characters represent Dryden's own views on drama and literary device। तो वो आपके नियंडर होते हैं डियर। कौन, C फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर, नो नैतिक, डी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर, C फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। विच स्टेंजा फॉर्म डिड सैली यूज इन हिज फेमस पोम आर्ट टू द वेस्ट वाइंड। शैली यानी बात करें जो आपके शैली है, रोमांटिक पोएट है डियर, कौन है,
रोमांटिक पोएट हैं जो ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न जैसा है ना फेमस ऑड दिया, ठीक है। थर्ड का क्या कह रहे हैं भैया आप लोग? थर्ड का ए आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। थर्ड का जो है राइम रॉयल है, ओटावा राइमा है, स्पेंसेरियन स्टेंजा है और टेरा राइमा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डियर टेरा राइमा, ठीक है। डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर, ठीक है। देखिए राइम रॉयल इनकरेक्ट है डियर। यहाँ पे जो राइम स्कीम था 7 लाइन स्टेंजा होती थी ना राइम रॉयल, ठीक है। ए बी और बी सी सी का जो राइम स्कीम है वो वेस्टलैंड में नो। ए जो कर रहे हैं भाई वो गलत कर रहे हैं। ओटावा राइमा की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है। ओटावा राइमा यानी कि वही 8 लाइन्स, ठीक है, 7 और 8, ठीक है। तो 8 लाइन्स था ओटावा राइमा में, ठीक है, ये सही है। ये ज़्यादातर जो है बायरन के द्वारा यूज होता था ना, किसके द्वारा? बायरन। और स्पेंसर साहब आप जानते ही हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा कितने लाइन्स होता है? कमेंट करिए जल्दी से फास्ट आप लोग। टेरा राइमा, बिल्कुल सनाज, आंसर इज राइट, ओके। तो आपका जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा यानी कि वही 9 लाइन है ना जो फेरी क्वीन में यूज किया था इन्होंने, है ना। टेरा राइमा है डियर आपका 3 लाइन्स स्टेंजा, है ना। इंटरलिंक्ड राइम्ड होता है क्या? ए बी है ना, ए सी बी सॉरी बी सी बी, ठीक है, सी डी सी और ई डी ई डी, यानी देखिए लॉक कर रहा है ये, जैसे ऐसे आएगा ए बी ए, तो ये इंटरलॉकिंग कर रहा है ना यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका टेरा राइमा होता है डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इंटरलॉकिंग क्लियर है? यस, ठीक है। बी सी बी, अगला अगर लेंगे हम 3 तो क्या हो जाएगा? बी सी बी। इसी तरीके से ये लॉक करता जाएगा, ठीक है। आप लोगों को और कहीं लॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये जो लॉकिंग है डियर वो टेरा राइमा की हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह डियर? इन विलियम ब्लैक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, विलियम ब्लैक का ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द स्टेट्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस थ्रू सिंबॉलिक इमेजरी, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन वर्क रहा डियर सिंबॉलिक इमेजरी, बिल्कुल। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं डियर उनके लिए मतलब हमेशा ध्यान दिया जाता है इस बात का कि जो हमारे न्यू और गरीब छात्र हैं, ठीक है, न्यू एंड पुअर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये सारे है ना लाइनें, नहीं तो हमें ये पता है कि हमारे जो पहले से भीष्म पितामह लोग हैं उनको टेरा राइमा, ओटावा राइमा, ठीक है, स्पेंसेरियन स्टेंजा और शेक्सपियरियन सोनेट, है ना, लाइनें क्लियर है। लेकिन मैं थोड़ा सा लिख इसीलिए देता हूँ ताकि हमारे जो गरीब छात्र हैं उनका भी भला हो सके, ठीक है। चलिए, इन विलियम ब्लैक्स सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द स्टेट्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस थ्रू सिंबॉलिक इमेजरी? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। बाय ग्लोरीफाइंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, through mythological references to Greek and Roman deities, to juxtaposing pastoral purity with urban corruption by depicting religious salvation in medieval England। क्या? medieval England। चलिए तो आप लोग आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं भाई कि जितनी संख्या में है उतनी लाइक्स आप लोग पहुंचा दीजिए, ठीक है, जितनी संख्या में है उतनी पहुंचा दीजिए, बहुत है। बाकी हमारे जो है ऑफलाइन वाले बच्चे जो है
कर देते हैं जब वो है ना बाद में देखते हैं। तो आंसर हमारा डियर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। बिल्कुल, पेस्टल प्योरिटी विद अर्बन करप्शन की बात किया गया था इसमें डियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट जवाब। वैसे भी हमारे ब्लैक साहब जो थे है ना, वो जो है पेस्टोरल प्योरिटी के लिए है ना, कहा जाए तो काफ़ी है ना मशक्कत किया करते थे। ठीक है, डी वाला क्या कह रहे हैं आप लोग, डी रिलीजियस साल्वेशन इन मिडल इंग्लैंड नहीं। ठीक है, चलिए 5 का आंसर कर दीजिए आप लोग, धड़क से पटक से आंसर करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे सभी लोग। इन लिटरेरी थ्योरी व्हाट इज न्यू हिस्टोरिज्म प्राइमरली कंसर्न विद। ए है आपका क्या, द साइकोलॉजिकल मोटिव्स ऑफ कैरेक्टर्स, द स्पिरिचुअल व्हाट, द स्पिरिचुअल कौन हम शी करें 4 का। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, 5 पर आ जाओ डियर, 5 4 का आंसर कर रहे हो अभी आप लोग। अच्छा, आप लोग पीछे रह जाते हो ना। चलिए मैं टॉप मोस्ट उसको देखता हूँ। द स्पिरिचुअल सिम्बोलिज्म इन टेक्स्ट, द टेक्स्ट ग्रामेटिकल एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, the power of relation and cultural context of the time in which a text was written। डी हो जाएगा क्या 5 का। चलिए आंसर आने लगे हैं। 5 का जो आंसर होगा डियर, ग्रामेटिकल एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर आपका न्यू हिस्टोरिज्म नहीं होगा। न्यू हिस्टोरिज्म जो होता है डियर, वो होता ये है कि the power of relations and cultural context of the time in which text was written। D for Delhi is our right answer। अच्छा, आप लोग घबरा इसलिए गए होंगे कि कई बार जो है आप लोग धोखा खा गए हैं कि B फॉर बड़ा वाला गलत हो जाता है ना। तो आप लोग जो है धैर्य रखें, B फॉर बड़ा वाला भी सही होगा, लेकिन सही आपको बड़े के आधार पे नहीं करना है बल्कि पढ़ के करना है। ओके, चले आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर भाई 6 है, क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। वाओ व्हाट अ लाइन। अब जिसने दिया होगा बेहतर लाइन दिया होगा भाई, आपके जॉनसन साहब हैं, सिडनी है यानी जिसे आप फिलिप सिडनी कह सकते हैं, मैथ्यू अर्नॉल्ड हैं टच स्टोन वाले, और आपके वर्ड्सवर्थ साहब हैं क्या, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स जो पोइट्री में दिया था। ठीक है, चलिए तो आप लोग 6 का आंसर जो है देने लगे हैं, इसी तरीके से देना है। और आप सभी जो है ना कह लिया जाए भीष्म पितामह लोग हैं, वो थोड़ा धैर्य भी बनाए रखेंगे। ठीक है, कि यार क्वेश्चन तो हमने ये वाला कहीं देखा था या मानव सर ने मुझे किसी सेशन में बताया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके कहीं से और नहीं आने वाले हैं, यहीं से आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे छोटे बड़े करके, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, खासकर ध्यान रखेंगे थ्योरी बैच। ठीक है, आपने अगर थ्योरी पढ़ा है तो ये प्रैक्टिकल है डियर, है ना। PYQ कहने के लिए हाँ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है एग्जाम का, वो हमें देख लेना है ताकि उसी के ओरिएंटेड हम स्टडी कर सकें। तो आपके ये भाई साहब हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड। कौन है, मैथ्यू अर्नॉल्ड साहब, जिन्होंने आपके टच स्टोन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी, है ना। अगर आपका एक ऑप्शन कीट्स भी होते तो आप लोग कीट्स की ओर चले जाते हैं ना। अब ये है कि हाँ ये आप लोग देखिए याद आ गया कि ध्यान ये रखना है कि पेपर सेटर ऐसी गलती नहीं करेगा, वो जो है जॉनसन को हटाकर किड्स दे देगा पहले नंबर पे, ताकि आप ऑप्शन किड्स लगा के आगे चले जाओ, है ना। चलिए सना भाई बढ़िया है, और आप जो है अपने भाई साहब को साथ भी ले ले तो और बढ़िया हो जाएगा। विच अगस्तन राइटर्स एपिटाफ रीड्स वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू कंपेन कंपेनियन लिबर्टी। अलेक्जेंडर पॉप साहब हैं जो रेप ऑफ लॉक लिखते हैं। ठीक है, अब रेप ऑफ लॉक की बात करें हम लोग तो यार है ना, रेप ऑफ लॉक क्या ही लिख दिया है इन्होंने। एक वीक सब्जेक्ट लेकर इतना बड़ा एपिक लिख देना,
है ना, कहाँ की समझदारी है, फिर लिख दिया है तो लिख दिया है, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट हैं, ये भी कम नहीं है भाई साहब। हेनरी फील्डिंग को आप लोग जानते ही हैं। डेनियल डेफोर आपके, है ना, कह लिया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग इनको फादर ऑफ नॉवेल कहा जाना चाहिए, लेकिन यह है कि इसको भी लेकर, है ना, फील्डिंग और डेनियल डेफोर में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर फर्स्ट नॉवेल की बात करें, पामेला जो है डियर, है ना, कौन, पामेला, तो इन्होंने ही दिया था। और आई थिंक मुझे अगर एग्जैक्ट डेट याद होगा तो 1740, ठीक है। नहीं नहीं, 1740 में तो आपका रॉबिन्सन क्रूसो वाला आ जाएगा ना, रॉबिन्सन क्रूसो, हाँ 1740। और रॉबिन्सन क्रूसो जो दिया था उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो चलिए कोई बात नहीं। पामेला 1740 में ही था, है ना। और रॉबिन्सन क्रूसो था, डेनियल डेफोर का कौन था, रॉबिन्सन क्रूसो, जो आया था 1719 में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का इनसे कोई रिला लादना नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं चर्चा कर लिया। आपको आंसर करना है कौन सा भाई, बी। चलिए, तो 7 का आंसर बी आ रहा है, ऐसा हमारी मेजॉरिटी कह रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं और मान लेते हैं भाई आप लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो जोनाथन स्विफ्ट ही आपके यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्त, विच नॉवेल बिगिंस विद द लाइन इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, ठीक है। चलिए, अभी नॉवेल की ही चर्चा कर रहे थे, तो फर्स्ट नॉवेल को हम लोग किसे कंसीडर करेंगे, तो रॉबिन्सन क्रूसो, किसकी है, डेनियल डेफो की है, ठीक है। पामेला जो है बाद में आती है, लेकिन कई बार जो है पामेला को पहला मान लिया जाता है, क्योंकि वो जो आया था रॉबिन्सन क्रूसो, है ना, डेनियल डेफो का, वो थोड़ा सा, है ना, कह लीजिए परफेक्शन की ओर नहीं था, ठीक है। तो ये आपका मिडल मार्च है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा, है ना, वर्क है ये, जिसमें, है ना, कौन सा, वो जो होता है हीरो विलियम फिट्स डार्सी, जिसको प्रेम हो जाता है बाद में, पहले तो प्रेम होता है जो बेनेट होती है, जो है बेनेट को पहले प्रेजुडाइस होता है ना, कह लीजिए घृणा या स्वाभिमान एक तरीके से, लेकिन है ना इसको ये प्राइड मानती है कि इसको जो है घमंडी टाइप का लड़का है, लेकिन जब इसको पता चलता है ये तो यार जो है बड़े दिल वाला है, इसने एक कपल को मिलाया है, तो बेनेट को भी इससे प्रेम हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हमारे चर्चा का विषय नहीं है, हमारे चर्चा का विषय ये है क्या, कि ये किसकी ओपनिंग लाइन, ओपनिंग नहीं है, अच्छा किसकी लाइन है, केवल इतना पूछ रहा है। विच नॉवेल बिगिंस विद द लाइन, अच्छा ओपनिंग लाइन ही है, बिगिंस की बात आ गई तो ओपनिंग लाइन की ही बात है, ठीक है ना। तो मिडिल मार्च है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, जेन आयर है, और आपके वुदरिंग हाइट्स है, जो आपके इमिली ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए, हाँ बिल्कुल सना, विलियम फिट्स डार्सी नाम था उसका, है ना। तो ये आपका वही है, कौन, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ठीक है। किसका है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय, ठीक है। कमजोरी तेरा दूसरा नाम महिला, है ना, स्त्री तेरी, है ना, व्यथा निराली कह लिया जाए तो स्त्री का दूसरा नाम कमजोरी होता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा कम फिट बैठता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अभी भी कह लिया जाए कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा, कुछ जो इंटेलेक्चुअल के द्वारा ये अभी भी माना जाता है कि अभी जो है लड़कियां हमसे कंधा मिलाकर, लड़कियां मतलब वुमेन की बात कर लें, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कहना कि जो है उनके जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है घुटनों में होती है, गलत बात है, ठीक है। बाकी आप लोग समझिएगा। चलो भाई आंसर कर दो धड़ाधड़ सब लोग। क्या कह रहे हैं, फ्रैलिटी मतलब कमजोरी दूसरा नाम है महिलाओं का, ये मैकबेथ ने कहा था, किंग लियर ने कहा था, ओथेलो ने कहा था, तो ये भाई साहब हमारे हैमलेट साहब ने कहा था अपने, है ना, ग्रेटेस्ट कह लिया जाए विलियम शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हैमलेट, ठीक है, उसमें इनके जो, है ना,
कह लिया जाए हैमलेट होते हैं, वो ये लाइन कहते हैं। और सबका आंसर आ गया होगा, बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी चर्चा कर ले डियर, तो मैकबेथ जो है ये एक एम्बिशस बेस्ड ट्रेजिडी है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, एम्बिशस, ठीक है, एम्बिशस। और किंग लियर में कहें तो हम डाउनफॉल को देखते हैं। क्या देखते हैं डियर, डाउनफॉल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इनका और इनकी बेटियों को डाउनफॉल को दर्शाया गया है। ओथेलो की बात करें डियर, तो यहाँ पर हम लोग जेलसी देखते हैं। क्या देखते हैं, जेलसी देखते हैं, जहाँ पर है ना यागो चच्चा होते हैं, सबके अंदर है ना अपनी जो है कूटनीति यानी नारद मुनि वाला कार्य करते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी धर्म पत्नी कह लिया, जिनसे इन बेहद प्रेम करते थे, उसका भी गला घोट देते हैं ओथेलो, जिसका नाम डेस्डेमोना था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और बात करें हैमलेट की डियर, तो हैमलेट की जो बिलव्ड होती हैं ओफिलिया होती हैं, ठीक है। बाकी अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ ले, है ना, इसी में हमारी क्या है, भलाई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है डियर, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज ऑफन क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रंग रिदम इन इंग्लिश पोएट्री which deliberately deviates from traditional meter। तो बढ़िया, स्प्रंग रिदम भी आप लोगों को बताया है, चर्चा में पहले से रहा है, ठीक है। फिलहाल आपको बताना है कि इन कवियों में से कौन वो महान कवि थे जिन्होंने स्प्रंग रिदम का आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। इंग्लिश पोएट्री में नहीं कराना चाहिए था, एक झमेला और बढ़ा दिए, ठीक है। मेनली हॉपकिंस हैं, आपके टी.एस. एलिट साहब हैं, W.H. ऑडेन हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, और जो भी हैं महान लोग हैं ना, बुद्धिजीवी हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। तो मेनली हॉपकिंस हैं, आपके टी.एस. एलिट हैं, W.H. ऑडेन हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। तो किसको कह दिया जाए भाई, सभी बुद्धिजीवी हैं। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं। मारिया बताइए जल्दी से, आप लोग क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, आपके मेनली हॉपकिंस साहब सही हो जाएंगे। मेजॉरिटी आर राइट, मेजॉरिटी इज राइट। मेजॉरिटी हम यहाँ पे प्लूरल सेंस में ले रहे हैं, है ना, काउंटेबल सेंस में तो आर हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेंस में ले लेंगे तो इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़े जाए। टी.एस. एलिट भाई साहब, मतलब जिनकी चर्चा करेंगे आपका सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो टी.एस. एलिट साहब को आप लोग इतना जानते रहे, मॉडर्निस्ट आपके पोएट हैं, जो आपको द वेस्टलैंड जैसे वर्क है ना दिया। 1922 में इनका अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ फेमस लाइन रही है, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड की बात कर ले थोड़ी सी, तो टच स्टोन वाले भाई साहब हैं, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन मैंने उनसे लिया भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। क्या बताना है डियर, एपिस्टोलरी नॉवेल कौन है इसमें। इसमें आपकी अम्मा है, अम्मा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ड्रैकुला हैं और जेन आयर हैं, मिडिल मार्च हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस जो एपिस्टोलरी नॉवेल होता है डियर, बिल्कुल चूरन क्वेश्चन है, ड्रैकुला है। आप सभी को पता होगा, लिटरेचर के छात्र हैं तो इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बिल्कुल ही सरल और सहज था, तो आराम से आप लोग कह सकते थे, ड्रैकुला यूजेस लेटर्स, है ना, डायरीज एंड टेलीग्राम टू टेल द स्टोरी, ठीक है। बिल्कुल, इन्होंने क्या यूज करा, इन्होंने लेटर्स और डायरीज और टेलीग्राम यूज करा अपनी स्टोरी को, है ना, शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, हु सेड दैट शेक्सपियर इन दिस कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। बिल्कुल सही कहा था, जिन्होंने कहा था, क्योंकि शेक्सपियर भाई साहब कम रसिया नहीं थे, जिन्होंने, है ना, अपने 154 सोनेट्स में से कितने सोनेट डार्क लेडी को, है ना, कौन, डार्क, कहाँ गई भाई, ये रहा, डार्क लेडी को, है ना, डिनोट कर दिया है, ठीक है। 1 से लेकर 126 तक, और 27 से लेकर 154 तक, सॉरी 54 तो ज़्यादा हो गया, 52 तक, ठीक है। और 52 के बाद बचता है 53 और 54, जो लव ऑफ, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने नहीं छोड़ा, है ना, गॉड ऑफ लव कुपीड को डेडिकेट कर दिया, है ना। चलिए आप लोग बताइए कि
कौन सा यूथ को डेडिकेट है और कौन सा डार्क लेडी को। फिलहाल हम आते हैं, कौन सा भाई, किसने कह दिया इनको कि इनके पास केवल और केवल हीरोइनें हुआ करती थी, हीरो नहीं होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हैमलेट हीरो ही था और ओथेलो हीरो ही था, लेकिन ज़्यादातर इनका ध्यान हीरोइनों पर हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमारे रस्किन बॉन्ड साहब हैं जो इतना अच्छा शब्द हमारे विलियम शेक्सपियर साहब को दे दिया। ठीक है, कौन थे आपके, रस्किन बॉन्ड थे। और बेन जॉनसन की बात कर ले तो बेन जॉनसन भी शेक्सपियर को छोड़ा नहीं, उन्होंने भी कह डाला कि लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब 2-4 तक पढ़ा लिखा आदमी जिसकी प्रशंसा आज है ना इतनी जोरों शोरों से हो रही है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसा कोई साहित्य का छात्र नहीं जो विलियम शेक्सपियर को न जानता हो, जिसको बेन जॉनसन ने कहा कि लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, तो 2 क्रिटिक रहे हैं, इनको हमने आपको दे दिया है। 13 क्या कह रहा है डियर, 13 क्वेश्चन को ले लेते हैं। अच्छा, आंसर तो बता दिया ना आप लोगों को? हाँ, बातों बातों में कई बार मैं भूल भी जाता हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा सर ठीक नहीं जा रहे हैं आप। ठीक है, द रैप ऑफ लॉक है, क्या है रेप ऑफ लॉक, अभी मैंने ना इस पर विशेष क्लास कराई है, जस्ट 2-3 क्लास आप पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देखेंगे तो रेप ऑफ लॉक पर विशेष क्लास आपकी चली हुई है, जिसमें रेप ऑफ लॉक से ही क्वेश्चन कराए गए हैं। और उसमें हमने सेल्फ का भी चर्चा किया था, है ना। सेल्फ वो है, रेप ऑफ लॉक की हमारी जो मेन कैरेक्टर है डियर, हीरोइन है बिलिंडा। बिलिंडा, यस बिलिंडा, ये वही बिलिंडा है जो मुस्कुराती थी तो दुनिया खुश हो जाती थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अंग्रेजी में लिखा गया है, जो हाइपरबोल है। और आप लोग हाइपरबोल जानते होंगे कि जो मतलब है ना तिल का ताड़ बना दिया जाना, है ना, गागर में सागर भर देना, वो तिल का ताड़ ही होता है। ठीक है, तो वही वाली लाइन है, आप लोगों को याद होगा, व्हेन बिलिंडा स्माइल द वर्ल्ड इज की, जब बिलिंडा मुस्कुराती है तो दुनिया खुश हो जाती है। ऐसा क्या था बिलिंडा में भाई, है ना? हाँ, सुंदर थी, ऐसा माना गया है कि रेप ऑफ लॉक, है ना, ऐसे ही नहीं लिख दिया जो है हमारे अलेक्जेंडर पॉप साहब ने। बिलिंडा बहुत ही खूबसूरत थी और उसके हंसने पर, उसके मुस्कुराने पर 2-4 लोग जरूर खुश हो जाते रहे होंगे, लेकिन दुनिया खुश नहीं होती रही होगी, इसलिए हम लोगों ने उसे हाइपरबोल कह दिया। तो बिलिंडा का जो गार्डियन था डियर, है ना, वो था सेल्फ, जो उसकी ब्यूटी और एक्शन पर विशेष ध्यान देता था, मतलब उसको गॉड करता था। तो अब तो आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए, क्या था वो? गार्डियन था, स्पिरिट एंड एरिस्टोक्रेटिक लेडी। ठीक है, तो एक स्पिरिट थी, वो आत्मा थी, है ना, ये कोई बॉडी नहीं था, एक आत्मा ही थी। ठीक है, जो उसके, है ना, ब्यूटी और क्या कह लिया जाए, ये वाला वर्ड तो आप लोग पता ही होगा ना, एस्थेटिक। यस, घोस्ट नहीं था भाई ना, पॉलिटिकल सिंबल था। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? द टर्म सिमेंटिक फील्ड रिफर्स टू, तो अगर आप लोग इसका मतलब जानते होंगे, है ना, तो भी कर लेंगे। हाँ, उन गरीब छात्रों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जो पुअर स्टूडेंट्स कहते हैं अपने आप को। ठीक है, बाकी जो है, जो सेमेंटिक का मतलब जानता होगा आराम से कर लेगा। तो सेमेंटिक का मतलब ही होता है। इतने मजे की बात है कि सेमेंटिक का मतलब ही होता है। तो क्या कह लिया जाए? द टोन ऑफ वर्ड है, द ग्रामर ऑफ अ वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड मीनिंग्स है ना, द डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। तो अगर मतलब का मतलब आप लोग समझ गए होंगे तो आपका आंसर हो गया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर? सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा कि हाँ सर आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, है ना, जल्दी तो नहीं हो रहा है, स्पीड तो नहीं मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए, वैसे यही स्पीड मेंटेन रखेंगे तो आप 18 जनवरी तक कुछ बेहतर कर पाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को डेली हमारे सेशन में अपीयर भी होना होगा, किसी भी सेशन में, लेकिन हाँ डेली पढ़ाई आपको करना होगा। ठीक है, कहीं भी पढ़े आप, लेकिन रेगुलर वे में तैयारी कर लें, क्योंकि LTGIC के बाद आपको शायद ही भर्ती देखने को मिलेगी। अभी जो भर्तियां हैं, फिलहाल काफ़ी भर्तियां हैं, तो ये आपका गोल्डन ईरा है, तो ये गोल्डन ईरा को जाने ना दें, अपनी एक सीट पक्की कर ले। ठीक है, 15 में आते हैं डियर। 15 का है आपके TS ललित भाई साहब फिर से आ गए अपना वेस्टलैंड लेकर। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज एन एग्जाम्पल विच लिटरेरी डिवाइस।
चलिए, ये तो नहीं पूछा खास करके किसकी लाइन है, नहीं तो आप लोग बता ही देते है ना। लिखा है द वेस्टलैंड की। यहाँ पूछा आपसे ये रहा है कि इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है। क्या पूछ रहा है भाई? लिटरेरी डिवाइस क्या है? हाइपरबोल है। हाइपरबोल अभी हमने बिलिंडा के माध्यम से आपको समझा ही दिया। अलिटरेशन है, या फिर आपका मेटोनॉमी है, या पैराडॉक्स है। चलिए, तो एलिटरेशन को समझ लेते हैं डियर। एलिटरेशन तो यहाँ पर देखने को नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, एलिटरेशन का मतलब होता है कि इनिशियल साउंड या वर्ड कह, इनिशियल साउंड या लेटर रिपीट होता है, लेकिन ध्यान रहे कि वावेल साउंड हो जाएगा तो वो आपका है ना, क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। ठीक है। मेटोनॉमी अभी मैंने आपको शायद नहीं बताया है सेशन में, तो देख लेते हैं। मेटोनॉमी जो होता है डियर, वो होता है सब्सटीट्यूशन। क्या होता है? सब्सटीट्यूशन, मतलब काट छाट के जो छोटा किया जाता है वही होता है सब्सटीट्यूशन। पैराडॉक्स क्या होता है डियर? पैराडॉक्स होता है एक कंट्राडिक्टरी ट्रुथ। ठीक है, कंट्राडिक्टरी ट्रुथ। तो देख लीजिए क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है। अर्थ मैंने आपको सब बता दिए हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हाइपरबोल मतलब एग्जेगरेशन, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, क्या कह रहे भाई? बी कह रहे हैं। मेजॉरिटी बी की ओर जा रही है, कुछ लोग ए में हैं, कुछ लोग सी में हैं। भाई इतने सारे लोग हैं तो हर जगह जाने स्वाभाविक बात है। ठीक है, आगे चले हम लोग, ये आंसर बता दे। चलिए भी बता देते हैं अगर आप लोग कहते हैं तो ये हमारा डियर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एलिटरेशन, क्योंकि मेरे पास जो है सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कंट्राडिक्टरी ट्रुथ भी नहीं है, तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अच्छा, लिटरेशन है तो है किधर? है तो है किधर? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। साउंड आ रहा है, बाकी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या कह रहे हैं भाई? डी, पैराडॉक्स, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। नहीं यार, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है लेकिन ट्रुथ नहीं है। अप्रैल तो स्प्रिंग का मौसम होता है। ठीक है, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। यार बसंत किसको नहीं पसंद है? ये पता नहीं क्यों टी एस एलिट भाई साहब ने ऐसा कर दिया। ठीक है, फिलहाल आपको ऑप्शन जो है इलिटरेशन को ही संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, पी वाई क्यू है, और ये हमारे जो माई बाप हैं कह लिया जाए, उन्होंने आंसर किया है। ठीक है, तो हम उन्हें बदल नहीं सकते, वो जो कह देते हैं हमें मानना पड़ता है। बहुत करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके क्या ही कर लेंगे। जब कोर्ट का हालत खस्ता है तो अपनी हालत है ना, तो बस्ता में ही जाना चाहिए। चलिए 16 पर आते हैं। द फ्रेज, माई बाप मतलब समझ गए होंगे आप लोग, कमीशन। ठीक है, द फ्रेज अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव वॉज क्वाइन बाय। ठीक है, द फ्रेज अ विलिंग सस्पेंशन, अ विलिंग सस्पेंशन है ना, डिसबिलीफ आप लोगों को बताना है किसने क्वाइन करा है। करा ही क्यों भाई? चलो करा है तो करा है, देख लेते हैं। कॉलरीज हैं आपके, एसटी कॉलरीज है ना, और जॉन ड्राइडेन। कौन है? जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप और आपके एडिसन साहब हैं। तो अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने क्वाइन करा है? ठीक है, चलिए आप लोग बता दीजिएंगे जल्दी से। 17 का ए कह रहे हैं। अच्छा 16 पर आप लोग अभी अटके हैं। चलिए 17 पर आ जाइए भाई, है ना। 17 है, 16, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर इस बार सही है। ऑल आर राइट हियर, है ना। दिल दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। तो बिल्कुल ये आपके एस टी कॉलरीज भाई साहब ने क्वाइन करा था, किसमें? अपने द एंशियंट मैरिनर में। किसमें? एंशियंट मैरिनर में। ओके, यस, ठीक है। किसको जस्टिफाई किया था? फैंटेसी को। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हु रोट ऑन द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, किसने लिखा भाई? हु रोट ऑन द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल? एमेनुअल कांट है, एडमंड बर्ग हैं, डेविड ह्यूम है, और विलियम हैजलिट है। अच्छा आप लोग इसे ह्यूमे तो नहीं पढ़ लेते हैं ना?
ज़्यादातर प्लेसेस पे क्या होता है डियर, ई आपके ज़्यादातर प्लेसेस पे जो होता है वो ड्रॉप होता है, मतलब उसे रीड नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमे पढ़ेंगे तो बेचारे वो ऊपर से बैठे बैठे दुखी हो जाएंगे, ये है ना, मेरा नमो नहीं पढ़ पा रहे हैं ये लोग, क्या ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपके एडमंड बर्क हैं, ठीक है, जो 18th सेंचुरी में, है ना, फ्लुएंस थे किससे, रोमांटिसिज्म से, है ना, रोमांटिक एस्थेटिक से इन्फ्लुएंस्ड होने की वजह से आपके ये एडमंड बर्क साहब ने क्या दे दिया भाई, सबलाइम एंड द, है ना, हु रोट द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बड़ा ही फेमस लाइन है डियर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। अच्छा, जब इतना इसमें कही दिया था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, है ना, सारे जानवर समान हैं, तो फिर आगे कहने की क्या जरूरत थी। बट ये अगर मगर लेकिन जो आता है ना दोस्त, कहाँ गया भाई, कहाँ बैठे हैं, तो अगर मगर लेकिन जो आता है, हाँ चलो ठीक है, अगर मगर लेकिन जो आता है वो काम को गड़बड़ कर देता है। सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, अब ये लोग गड़बड़ कर दिया। तो ये लाइन है डियर एनिमल फॉर्म की, है ना, आप लोगों को याद हो तो, इसकी एनिमल फॉर्म की आर्वेल ने लिखा था क्या, किसने लिखा था, जो लिखा हो ठीक है, अभी हम लोगों को लिखा पढ़ा नहीं बताना है, बताना ये है कि इसमें जो है इसका एग्जाम्पल है, कौन सा लिटरेरी टर्म्स है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोल तो किसी एंगल पे नहीं है, क्या हाइपरबोल किसी भी एंगल पर नहीं है, ठीक है, हाइपरबोल किसी एंगल पे नहीं है। कंट्राडिक्टरी ट्रुथ है क्या, लिटोट्स नहीं, चलिए आप लोगों की ओपिनियन ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल असाना, जॉर्ज ऑरवेल ने ही लिखा है, ठीक है, एनिमल फॉर्म। तो ये आपका लॉजिकली एब्सर्ड बट मीनिंगफुल, देखिए अगर बात करें तो थोड़ा सा ना बेहुदगी वाली बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि सारे मानव जैसे दिखते हैं, लेकिन मानव सर ही मानव है, बाकी और कोई मानव, मजाक कर रहा हूँ सीरियसली, ठीक है, मतलब कुछ ही मानव है, बाकी मानव के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं, सतर्क रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये वही वाली लाइन है, तो इसमें सच्चाई बयां कर रहा है, तो है ना, हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। लिटोट्स, अच्छा आप लोगों को बता दिया ना, लिटोट्स आपको ये कह सकते हैं कि ये जो आपका द स्मार्ट विजन क्लासेस है, कोई छोटा क्लासेस नहीं है, देखिए हमने क्या कहा, नहीं है, लेकिन अर्थ इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की बात करें तो दैट इज कॉल्ड लिटोट्स, ओके। हाइपरबोल और ऑक्सीमोरन आप लोग, है ना, अभी शायद मैंने पिछले ही, है ना, क्वेश्चन में आए थे, मैंने बता दिया, फिलहाल आप लोग फिर से सुन लीजिए। ऑक्सीमोरन जो होता है डियर, है ना, कंट्रास्ट, जैसे मैं कहूँ कि मुझे मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो दर्द मीठा नहीं हो सकता, ठीक है, या मैं कहूँ कि मैं आपको खुला रहस्य बता रहा हूँ, तो रहस्य जो होगा वो खुला नहीं होगा, है ना, ओपन सीक्रेट, ठीक है। और माइल्ड पेन, ऐसा कुछ कुछ लोगों को मीठा मीठा दर्द होता है, और किसको होता है वो आप लोग, है ना, बता दीजिए सना, किसको होता है मीठा मीठा दर्द, ठीक है। हाइपरबोल तो है ना, अभी बताया था, बिलिंडा, व्हेन बिलिंडा स्माइल द वर्ल्ड इज गे, जब बिलिंडा मुस्कुराती थी तो दुनिया, है ना, खुश हो जाती थी। चलो, पैराडॉक्स का उदाहरण आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है डियर, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स इज रिपीटेड इन विच पोम, है ना, मतलब जो अच्छी चाहार दीवारी होती है वो अच्छे नेबर्स को तैयार करती है, इनका मानना भी सही है ना, क्योंकि अगर दीवार तगड़ी होगी तो पड़ोसी से लड़ाई नहीं होगा, और पड़ोसी से लड़ाई नहीं होगा तो भाई नेबर तो अच्छा होगा ही होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इनका दृष्टिकोण अलग है, मेरा बताने का दृष्टिकोण अलग है। तो ये आपके वो महान राइटर ही हैं जो 4 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड विनर हैं, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई साहब, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो किस पोम में भाई इन्होंने ये कह दिया था
कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये आफ्टर एप्पल पिकिंग है, मेंडिंग वॉल है, फायर एंड आइस है, द गिफ्ट आउट राइट है। तो ये आपका आई थिंक मेंडिंग वॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेंडिंग वॉल होना चाहिए। क्या भाई कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? खत्म खत्म क्या खत्म हो गया भाई? अभी तो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेंडिंग वॉल है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया था। इसमें क्या एक्सप्लोर किया था इन्होंने? सोशल बाउंड्रीज, है ना, जो सामाजिक दायरे हैं, है ना, ये सरहद, ये है ना, शाहरुख खान वाला गाना याद होगा, मुझे याद नहीं है, वैसे मैं कभी कभी सुना करता था ना, हमें ना रोके, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में, नहीं पढ़ा तो अभी दिया गया सिलेबस में जाके पढ़िएगा, क्योंकि जब आप बनेंगे टीचर तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना, इसलिए पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं मैं टीचर बन जाऊंगा, है ना, मेरे में काबिलियत है, तो जाके पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी हो सकता है। मैं वहां भेज रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि टाइम पास करने चले जाओ, क्वेश्चन वहां से हो सकता है और आप कुछ कह नहीं सकते कि आपने सिलेबस में तो बताया नहीं था कि फायर एंड आइस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई हाई स्कूल का है, इंटर का है, तो पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा। द इपिक थिएटर वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय, ठीक है, तो किसने कर दिया भाई ये इपिक थिएटर? नहीं करना चाहिए था, क्यों कर दिया भाई तुमने? तो ये आपके कौन है भाई? कॉन्स्टेंटिन है, और आपका एंटोनिन है, आपके बर्टोल्ट हैं, और आपके हेरोल्ड पिंटर हैं। मतलब एक ही नाम ठीक ठाक है जो आप शायद दिमाग में बना सकते हो, है ना। बाकी आप लोगों ने वो काम नहीं किया जो मैंने कहा था। ठीक है, इतनी संख्या में आपकी जो लाइक्स है वो कम है ना, होना चाहिए। तो ये आपके जो है कौन है भाई? ये आपके ब्रैची हैं, यानी सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर, जिन्होंने एलिएशन को अफेक्ट किया था। और इनका जो एम था डियर वो क्या था? मेक ऑडियंस थिंक नॉट टू फील। ओके, तो आवर आंसर विल बी व्हाट? ये आपके आंसर हो जाएंगे बर्टोल्ट। व्हाट? बर्टोल्ट। ठीक है, आयन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयन, राजूपाल, अभय, सभी लोग बेहतर आंसर कर रहे हैं भाई, और ऐसे ही आंसर करते रहेंगे तो मैं बिल्कुल 12 बजे रात तक खड़ा रहूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग हमारे लिए बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आने वाला है, तब तक आप लोग दिल थाम लीजिए और बैठ जाइए और आंसर करिए जल्दी से। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्रेल्यूड? वाओ, प्रेल्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिख दिया था, आपके ट्रिपल डॉट वाले हैं ना, www.com भाई साहब, कुछ लोग इसे डबल डब्ल्यू से ही काम चला लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, लेकिन मैं विलियम वर्ड्सवर्थ एक डब्ल्यू और देते हैं ताकि आप लोग www.com से इन्हें याद रख सकें। ये द प्रिल्यूड इन्होंने लिखा था डियर, और पोस्थामसली कह लिया जाए, मतलब इन मरणोपरांत इनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा इसे पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये इसके उसमें नहीं थे, इसीलिए शायद पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन इनके जाने के बाद इनकी पत्नी ने द प्रेल्यूड को क्या करा दिया भाई? पब्लिश करा दिया है। और अब यहाँ पर द प्रेल्यूड को, है ना, इसके कई नाम हैं, जैसे कि पहला आप द प्रेल्यूड ही देख सकते हैं, है ना, दूसरा आपको बताना है कि और इसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसे आपको क्या, द प्रेल्यूड ऑन द एजुकेशन ऑफ अ पोएट कह ले, या ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड कह ले, या इन मेमोरी ऑफ नेचर कह ले, या लाइफ इन सॉलिट्यूड कह ले। तो इनकी पत्नी ने कौन सा नाम दिया था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कौन आंसर किया भाई? बुलबुल, बहुत बढ़िया, बुलबुल। तो ये डियर कहा था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। वैसे इनकी सिस्टर, है ना, इनकी पत्नी और सिस्टर दोनों, खासकर मैं सिस्टर की काफ़ी प्रशंसा करता हूँ कि इनका काफ़ी सपोर्ट करती थी। क्या नाम था उनका? आप लोग कमेंट में बताइएगा जल्दी से, मैं आप लोग कहिए तो बता दें, है ना। विलियम डोरथी जो थी, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ जो ये थे, इनकी बहन डोरथी, और इनकी पत्नी का नाम बता ही दिया, और इनके गर्लफ्रेंड का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, क्या नाम था वो आप लोग बताएंगे, जिनसे एक बेटी भी थी, ठीक है, कैरोलिन, है ना। तो उनका बताइए जल्दी से।
22 का आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का प्ले हो या है ना ड्रामा हो, आप लोगों को पता न हो, ऐसा हो सकता है। तो सिम्बेलिन आपका है, द स्पेनिश ट्रेजेडी है, और टाइटस एंड्रोनिकस है, और आपका ट्रोलस एंड क्रेसिडा है। ठीक है, तो कौन विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है ये आपको बताना है। तो ये आपके स्पेनिश ट्रेजेडी इन्होंने नहीं लिखा है, तो आपको बताना है कि किन्होंने लिखा है। अगर इन्होंने नहीं लिखा तो किन्होंने लिखा है, ये आप लोगों को बता देना है जल्दी से। तो ये आपके डियर थॉमस काइड ने लिखा। किसने लिखा? थॉमस काइड ने, विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा था। ठीक है, यस, थॉमस काइड है ना, रिटन बाय थॉमस काइड। वो वाली काइन में समझ जाइए, सहवाल वाली है ना। चलिए, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, व्हाट? ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन वर इन। अब एलिजाबेथन एज चल रहा है, तो प्यूरिटन का क्या हाल हो सकता है ना। प्यूरिटन जो है तो बाद में जन्मे बेचारे, है ना, तो वो जवान रहे होंगे या बुढ़ापा रहे होंगे, है ना। ये माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में थे, यूथ थे या थे ही नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आंसर कर दीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। विलियम शेक्सपियर पूछ लिया था क्या आप लोगों से? विलियम वर्ड्सवर्थ पूछ रहा था, है ना। बुलबुल कहाँ जा रहे भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ की जीएफ का बात किया था, आप शेक्सपियर पर आ गए। डार्क लेडी को तो कोई आज तक जानता भी नहीं है ना कौन थी, फिक्शन रिटन, बढ़िया। चलिए, तो उस समय जो प्यूरिटन थे डियर, वो माइनॉरिटी में थे, वो बेचारे, है ना, आज के मुसलमान थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, कह दे रहे हैं, अल्पसंख्यक में थे। लेकिन ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो है मुसलमान अल्पसंख्यक में है। ठीक है ना। अगर ऑल ओवर कंट्री का आप लोग कंसीडर करेंगे तो ईसाइयों के बाद मुस्लिम कंट्रीज मतलब सेकंड रैंक पर आते हैं। केवल इंडिया में मत सोचिएगा कि है ना बहुत कम है, पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो एलिजाबेथन पीरियड में प्यूरिटन क्या थे? स्मॉल स्मॉल ग्रुप में थे। ठीक है, लेकिन है ना उनका ग्रुप जो भी था ठीक ठाक था। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्लर्जी। ठीक है, ए आवर राइट आंसर 24 का करेंगे। व्हाट डज एनाफोरा रिफर टू? एनाफोरा, अरे भाई एनाफोरा, एपीफोरा, कितना फोरा इसको हम लोगों ने। चलो फोड़ दो, यहाँ पर भी चलते हैं आगे। रिपीटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉज, हार्श साउंडिंग वर्ड्स। हार्ड साउंडिंग वर्ड्स, तो ये आपका यूफेमिज्म, यस, यूफेमिज्म का अपोजिट हो जाएगा ना। यूज ऑफ आयरनी, नो। मेटाफर बेस्ड ऑन कंपैरिजन, नो। चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से आप लोग। फर्स्ट आंसर वाले का नाम लिया जाएगा भाई। 24 का जो फर्स्ट आंसर बताएगा कौन है भाई? फर्स्ट पे 24 नंबरिंग भी होना चाहिए ना। नैतिक, नैतिक आंसर इज फर्स्ट एंड राइट आल्सो। ठीक है, रेपिटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज, जो बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज रेपिटेशन होता है डियर, वो एनाफोरा होता है, और जो एंडिंग ऑफ द क्लॉज में रेपिटेशन होता है वो एपीफोरा होता है। ठीक है, एनाफोरा का जस्ट अपोजिट। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए लग जाइए आप लोग, ध्यान से अच्छे से आंसर करेंगे 25 का। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, हु डिफाइंड पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, इसको आप पर इसलिए छोड़ दिया कि अभी मैंने बातों बातों में ही इसको बता दिया था आप लोगों को। ब्लैक है, बायरन है, वर्ड्सवर्थ है, शैली। ठीक है, तो हम लोग बात करें स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ, है ना, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो ये सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, ये वर्ड्सवर्थ ने दिया था। हाँ ये तो ठीक है, ये जानती वर्ड्सवर्थ ने दिया था। कब दिया था ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। 1800 में जब इन्होंने अपना लिरिकल बैलेड का प्रीफेस दिया था डियर। ठीक है, लिरिकल बैलेड का प्रीफेस दिया था, तब आपका ये है ना आया था क्या? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ओके,
चलिए, तो याद रखेंगे आप सभी, शी फॉर चेन्नई, यस प्रियंका पटेल। द फ्रेज अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाज कॉइन्ड बाय, तो अभी रिपीट हुआ क्या ये, अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हुआ होगा, कोई बात नहीं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे शायद रिपीट हुआ है, ठीक है। ये आपके एसटी कॉलेरीज ने कहाँ किस में दिया था, एंशिएंट मैरिनर में, ठीक है, एंशिएंट मैरिनर। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है, कि कब आया था ये एंशिएंट मैरिनर जो है, कब आया था ये आप लोग बता दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, मारिया, सना, आर्यन, पूनम सिंह, ठीक है। इफ यू आर रियली सीरियस देन यू कैन टेल मी यस सर दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, 27। विच नॉवेल बाई हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर? व्हाट? स्पेनिश सिविल वॉर। कौन है भाई नॉवेल हेमिंगवे का जो डिपेंड करता है किस पे, स्पेनिश सिविल वॉर पे। अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर हुम द बेल टोल्स, द सन आल्सो राइजेस, द ओल्ड मैन एंड द सी। सिविल वॉर है ना, इस पर हो जाएगा फेयरवेल आर्म्स। चलिए अभी भी आप लोगों की संख्या जो है, संख्या के अप्रॉक्स आपकी लाइक्स पहुंचने वाली है, अच्छी बात है, लेकिन यार संख्या तक तो पहुंचा ही दो भाई, आप लोग क्या ही कर रहे हो। विच नॉवेल है ना, क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ। नहीं, कहाँ पहुंच गए हम लोग, इसका तो बता दिया था ना। अच्छा अभी यही नहीं हुआ, 27 नहीं हुआ ना। चलो 27 का क्या कह रहे हैं भाई, बुलबुल इन फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेसिव क्लॉज इज रिपीटेड एज वी कैन नॉट डेडिकेट वी कैन नॉट। चलिए तो हम लोग आते हैं, पहले 27 क्लियर कर लेते हैं। विच नॉवेल बाय हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर, तो ये आपका डियर क्या हो जाएगा, फॉर हुम टू द बेल, यस, बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसी में जो है आपके हेमिंगवे ने स्पेनिश वार को है ना प्रोटोगनिस्ट किया था, किसके माध्यम से, रॉबर्ट जॉर्डन। कौन था इसका हीरो, रॉबर्ट जॉर्डन। और फेयरवेल पार्टी की बात करें डियर, तो ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था है ना, उस पर बेस्ड है, फेयरवेल टू आर्म्स है ना। और आपका द सन आल्सो राइज, ये लास्ट जनरेशन ऑफ है ना पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार है। और ये आपका कबन सेटिंग है, लास्ट वाला डी, द मैन एंड द शी, ठीक है। 28 का आंसर करेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ। कौन सा जो है वर्जीनिया वुल्फ का नहीं है, तो इसमें आपका देख रहे हैं ऑरलैंडो है, जैकब्स रूम है, और समुद्री यात्रा है भाई, द वोयेज आउट है, सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स वर्जीनिया वुल्फ का ही है क्या, बुलबुल कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक जा रहे हैं हम। चलिए बढ़िया, 28 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सन एंड लवर्स जो है डियर, वो आपके D.H. लॉरेंस भाई साहब का है। किसने रोट किया था इसे, D.H. लॉरेंस रोट सन्स एंड लवर्स। वुल्फ हैड नो कनेक्शन, वट, वुल्फ हैज नो कनेक्शन ऑफ दिस वन। 29 का आंसर करेंगे, व्हाट डिस्टिंग्विश मेटाफिजिकली पोएट्री पार्शियली इन द वर्क ऑफ जॉन डन। क्या है भाई, यूज ऑफ क्लासिकल एल्यूजन एंड एपिक ग्रैंडर, स्मूथ म्यूजिकल रिदम एंड pastoral themes, use of extended metaphors, conceits, paradox and intellectual playfulness. What distinguishes metaphysical poetry? conceit तो था ही यार उसमें है ना, तो extended metaphor तो हो जाएगा ना, focus on romantic and
कर्टली लव इन लिरिकल टोन, नो, ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या कह रहे हैं पूनम? बढ़िया, कंसीट, हाँ आप लोगों को वो वाला वर्ड तो याद ही होगा ना, कंसीट का यूज किया गया था। तो बिल्कुल आंसर हमारा जो है डियर क्या हो जाएगा? शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर, है ना। फोकस ऑन वॉच डन और अदर जो भी मेटाफिजिकल पोइट्स है, कंसीट का विशेष ध्यान रखा था। ठीक है, तो सी हो जाएगा, बढ़िया। शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड। इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, वाह, कैंटरबरी टेल्स आ जाता है तो आप लोग समझते चूरन क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। What is the significance of the season described by Chaucer, father of English poetry, the father of English literature? Winter symbolizes death and decay, autumn indicating the harvest and rest, spring symbolizing rebirth and spiritual journey, summer signifying worldly pleasure. Okay, आंसर करना है आप सभी को। वाओ, मतलब लास्टली आप लोग पहुंच जाते हैं ठीक ठाक अमाउंट में, है ना, प्रचुर मात्रा में कह लिया जाए कि प्रचुर संख्या में। देख लीजिए सही चयन हो रहा है एडजेक्टिव का, बिल्कुल नहीं। विंटर सिंबलाइजिंग डेथ एंड डिके, ऑटम इंडिकेटिंग द हार्वेस्ट एंड रेस्ट। तो कैंटरबरी टेल्स की बात कर रहे हैं यार, बता दो सभी लोग क्या कह रहे हो? ओ बी सी ए चारों आ गए भाई, बहुत बढ़िया, कितने आप लोग, है ना। चासर जो भाई साहब ने, चासर स्प्रिंग सिंबलाइजिंग रिवर्थ एंड स्पिरिचुअल जर्नी, यस, सी फॉर चेन्नई। अच्छा, जो राइट आंसर होता है ना, मेजॉरिटी उधर ज्यादा जाती है। ठीक है, तेजस्विनी मिश्रा, है ना, ए इज योर राइट आंसर, मेरा, आपका नहीं, आपका भी होना चाहिए ना डियर। आवर कह ले तो ज्यादा बढ़िया है, आपका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा, लगे हाथ। ठीक है, कौशल राजपूत, निधि पावर, गीता। चलिए भाई, तो ऑल आर राइट हियर एंड आफ्टर दिस वन आवर सेशन विल बी द एंड, है ना। उसके साथ आप लोग, है ना, ये कुछ हमारे फीचर्स हैं, कोर्सेज हैं, देख लीजिए भाई। अभी आपका सामान्य अध्ययन यूपीएलटी ग्रेड का निःशुल्क बैच चल रहा है, जो 999 में है वो आपको निःशुल्क मिल रहा है। ठीक है, आपका संघर्ष बैच है प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए, और आपका जो है संघर्ष बैच है प्राइमरी प्लस जूनियर कॉम्बो बैच है, जो आपको अभी फ्री में मिल रहा है। ठीक है, और ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस की, और है ना, अलॉन्ग विद यू कैन से लिटरेचर आल्सो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कहाँ पर भाई? द स्मार्ट विजन क्लासेस के प्ले स्टोर में जाकर आपको जो है ऐप डाउनलोड कर लेने हैं, और वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। अभी जैसे क्लासेस जो चल रही हैं उसका क्लास पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और आपका चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस, मतलब आपके टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो आप सभी करना क्या है भाई, जो भी यहाँ आए हैं वो सभी ऑफलाइन स्टूडेंट, कल्पना, ठीक है डियर, जो भी यहाँ पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को क्लासेस का इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे। और आपको क्लास के जो पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आपको द स्मार्ट विजन क्लासेस के प्ले स्टोर पर जाना होगा, और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। ठीक है डियर, तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर अलविदा लेंगे आपसे, पुनः मिलेंगे कल अपने एक नए ऊर्जा, एनर्जी के साथ, एक नए सेशन के साथ, और आपके बेहतर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ। और बहुत जल्द ही आप लोगों को थ्योरी बैचेस भी देखने को मिलेगी, जो कुछ क्लासेस आपको वाईटी पर मिलेंगी और संपूर्ण क्लासेस आपको द स्मार्ट विजन क्लासेस के प्ले स्टोर पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ ट्यून रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो आप लोग अभी कह लीजिए।
है ना, कुछ सेकंड्स आपके पास हैं और कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वेलकम है सभी का। कैनोनाइजेशन बाई बुलबुल, कैनोनाइजेशन बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं आप लोगों को, परेशान मत होइए। ठीक है, धन्यवाद है मान्या और कीर्ति शुक्ला। चलिए तो मिलते हैं डियर हम लोग कल, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए और छोटों को प्यार।